Hello dear students, welcome to JCRT Digi School. Today in this video you will be learning about the poem The Solitary Reaper composed by William Wordsworth. After learning through this video you will be able to explore the explanation, the meaning, the theme of the poem, and by the end you will be able to recite the poem happily, understanding the meaning and its beauty. Dear students, सॉलिटरी रीपर बेसिकली एक लिरिकल बैलेड है। लिरिकल बैलेड का क्या अर्थ होता है? लिरिकल बैलेड वैसी कविताओं को कहते हैं जिसमें कहानियां छुपी होती हैं, वैसी कहानियां जो हमारी लाइफ, हमारे जीवन के रोज की घटनाओं में होते रहते हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ एक ऐसे ही कवि थे जो जीवन की छोटी छोटी खुशियों से रंग चुराकर उन्हें कविताओं में पिरोते थे। सॉलिटरी रीपर भी उनके एक इसी रंग को बयां करता है। द सॉलिटरी रीपर हैज बीन सेट इन द बैकग्राउंड ऑफ द कंट्री साइड ऑफ स्कॉटलैंड। और स्कॉटलैंड में ही विलियम वर्ड्सवर्थ पहाड़ियों के बीच, घाटियों में जब टहल रहे थे, घूम रहे थे, तभी वहां पर अचानक उनका ध्यान आकर्षित होता है एक संगीत की ओर, एक बहुत मधुर धुन की ओर, जो कि एक लड़की गा रही थी। और वह लड़की कौन थी, वह लड़की क्या कर रही थी, हम इस कविता को जैसे जैसे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आप उसे समझते जाएंगे। We will begin with the first 4 lines of the first stanza. And what are those lines? Behold her, single in the field, yon solitary highland lass, reaping and singing by herself. Stop here or gently pass. कवि महोदय ने कविता की प्रथम पंक्ति से ही, from the very first line, the poet has tried to attract the attention of the readers. He has used such a striking word that the readers will be inquisitive to read the poem ahead. कवि यह चाहते हैं कि पाठक कविता को आगे पढ़ें, इसलिए उन्होंने ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जिससे पाठक खुद ही आकर्षित होंगे और कविता को पढ़ना शुरू कर देंगे। Behold her, यह वो शब्द है। यह कहते हैं कि उसे देखो। किसे देखो? सिंगल इन द फील्ड, खेत में अकेली है। कौन अकेली है? यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लैस, एक लड़की है जो खेत में है, वह काम कर रही है और वह अकेली है। तो कवि का ध्यान उस लड़की की ओर क्यों जाता है? She was reaping and singing by herself. उनका ध्यान आकर्षित इसलिए होता है क्योंकि वह लड़की खेतों में काम कर रही थी और वह कोई धुन गुनगुना रही थी, बहुत ही मधुर गीत गा रही थी, और उसे ही सुनकर कवि का ध्यान आकर्षित होता है। वह कहते हैं कि देखो, वहाँ खेत में एक लड़की अकेली है, काम कर रही है और एक बहुत मधुर गीत गा रही है। रीपिंग का अर्थ है फसल की कटाई। वह फसलों की कटाई कर रही थी और क्या कर रही थी? गीत गा रही थी। यह जो पूरी कविता है द सॉलिटरी रीपर, उसी गीत पर आधारित है। उसी गीत के बारे में हर जगह कवि चर्चा करते हैं और पाठकों को भी बताते हैं कि उस गीत में ऐसा क्या था जिसे वो आजीवन अपने हृदय में रखे हुए हैं। स्टॉप हियर और जेंटली पास, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? यहाँ पर कवि राहगीरों को, यानी आने जाने वाले लोगों को कहते हैं। मधुर गीत गा रही है, इसलिए उसके गीत में कोई बाधा न पड़े, उसका गीत बंद ना हो जाए। कवि यह चाहते थे कि उसके गीत में कोई बाधा ना पड़े, इसलिए वह राहगीरों को भी रिक्वेस्ट करते हैं, उन्हें भी वो कहते हैं कि या तो यहीं पर रुक जाओ, यह गाना सुनो, या फिर धीरे धीरे यहाँ से निकल जाओ, है ना? तो बात समझ में आई आपको कि what does the first 4 line of the first stanza says? What is the poet trying to convey to the readers? यही कि a girl in the field is alone, she is working and she is singing a kind of song which is melodious, and the poet does not want any disturbance in that, so he requests even the passers-by to go very gently from there.
So now let us move towards the next 4 lines of the first stanza. Stanza की अगली 4 पंक्तियां हैं. Alone she cuts and binds the grain and sings a melancholy strain. Oh, listen, for the vale profound is overflowing with the sound. इन पंक्तियों में कवि एक बार फिर से कह रहे हैं उस लड़की के बारे में कि वह लड़की अकेले ही फसलों को काट रही है और उन्हें बांध रही है. शी इज कटिंग एंड बाइंडिंग द ग्रेन. ठीक है. एंड सिंग्स अ मेलनकली स्ट्रेन. और साथ में जो वह गीत गा रही है दैट इज अ मेलनकली स्ट्रेन. उस गीत के लिए कौन सा शब्द कवि ने इस्तेमाल किया है? मेलनकली स्ट्रेन. एंड व्हाट डज इट मीन? मेलनकली स्ट्रेन मीन्स गमगीन गीत या फिर बहुत ही उदासी भरी कोई गीत. तो वह लड़की उदासी भरी कोई गीत गा रही है. ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड. सुनो. वह पाठकों को कह रहे हैं कि सुनो. क्या सुनो? फॉर द वेल प्रोफाउंड. ये घाटी, ये वादी उसके गीत से भर गए हैं. घाटी में सिर्फ उसकी आवाज गूंज रही है. इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड. ओवरफ्लोइंग का शाब्दिक अर्थ तो होता है बहना, लेकिन यहाँ क्या बह रहा है? बहने की बात किससे जोड़ी जा रही है? संगीत से, गीत से. वह लड़की जो धुन गुनगुना रही थी उसके बारे में कवि महोदय बता रहे हैं कि दैट वाज ओवरफ्लोइंग इन द वैली. उस घाटी में उस लड़की की गीत गूंज रही थी. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टांजा ऑफ द पोएम. सेकंड स्टांजा की पहली 4 पंक्तियां यहाँ पर हैं. क्या है? Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow. For old, unhappy, far off things, and battles long ago. सेकेंड स्टांजा में कवि पाठकों को कुछ बताते तो नहीं है, लेकिन एक सवाल जरूर करते हैं. एक सवाल. क्या सवाल? Will no one tell me what she sings? क्या मुझे कोई बताएगा कि वह लड़की क्या गा रही है? कवि को वो धुन अच्छी लग रही है, गीत पसंद आ रही है, लेकिन समस्या क्या है कि कवि को उसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है. वो लड़की क्या गा रही है? क्यों समझ में नहीं आ रहा है? बिकॉज द गर्ल शी माइट बी सिंगिंग दैट सॉन्ग इन द स्कॉटिश लैंग्वेज. स्कॉटिश भाषा में वह लड़की वो गीत गा रही होगी और कवि स्कॉटिश नहीं जानते होंगे, इसलिए उन्हें वो समझ में नहीं आ रहा है. लेकिन उस अर्थ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी वह गीत उनको बहुत पसंद आया. इसलिए वह जानना चाह रहे हैं सभी से कि कोई मुझे बताएगा कि वह लड़की क्या गा रही है. Perhaps the plaintive numbers flow. हो सकता है इसके पीछे कोई दुख भरी कहानी हो. वह जो गीत गा रही है मुझे तो पहले से ही लगा कि वह एक मेलनकली स्ट्रेन है. तो हो सकता है उसके पीछे कोई दुख भरी कहानी हो या दुख भरी कोई बात हो, या हो सकता है कोई बहुत पुरानी बात हो जिससे वह दुखी है और यह गीत गा रही है, या हो सकता है कि वह खुश नहीं है. शी इज अनहैप्पी, इसलिए ऐसा वो गाना गा रही है. या यह भी हो सकता है कि कोई बहुत पुरानी बात को सोचकर, याद करके वह रो रही हो, वह बहुत उदास हो गई हो और वह गीत गा रही है. या फिर किसी युद्ध में, बीते समय में किसी युद्ध में उसका कोई अपना, कोई उससे बिछड़ गया होगा, किसी को उसने उस युद्ध में खो दिया होगा, इसलिए उस व्यक्ति को, उस प्रिय को, उस अपने को याद करके वह यह गीत गा रही हो. कुछ भी हो सकता है, लेकिन वह अंदाजा लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है ये हुआ हो सकता है ये हुआ हो, लेकिन सभी में वो यही सोच रहे हैं कि वो लड़की उदास है, दुखी है, और तभी वह यह गीत गा रही थी. और आगे क्या होता है, वह उस गाने के बारे में, उस गीत के बारे में और कौन कौन सी आशंकाएं जताते हैं, यह भी हम जानेंगे. चलिए जानते हैं. सेकंड स्टांजा की अगली 4 पंक्तियां कुछ इस प्रकार से हैं. और इज इट सम मोर हम्बल ले, अ familiar matter of today, some natural sorrow, loss or pain that has been and maybe again. कवि का प्रश्न करना
अभी भी जारी है। वह अभी भी आशंका जता रहे हैं और सवाल किए जा रहे हैं। क्या सवाल कर रहे हैं कि या ये हो सकता है कि कोई साधारण सी बात रही हो, है ना, कोई बात यूं ही रही हो, और या फिर कोई बात ऐसी रही हो जो आज से ताल्लुक रखता हो, या फिर आज ही कुछ हुआ हो। ये वो ऐसा सवाल कर रहे हैं, वो ऐसी आशंका जता रहे हैं, है ना। और ये अंदेशा लगा रहे हैं कि हो सकता है कोई छोटा मोटा कोई दुख या तकलीफ रहा होगा, है ना। दैट हैज बीन, कोई बीते समय में कुछ छोटा मोटा कोई तकलीफ उससे हुआ होगा, या फिर उसे अंदेशा है कि आने वाले समय में कुछ बातों को सोचकर परेशान है और दुखी है, और तभी वह ये गीत गा रही है ना। तो यहाँ भी कवि उस गीत के बारे में ही चर्चा करते हैं और उसके बारे में जांच पड़ताल करने की कोशिश करते हैं कि कोई मुझे बताएगा कि वह लड़की क्या गा रही है, क्योंकि ये भाषा, जिस भाषा में वो गीत गा रही है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो कोई मुझे ही बताइए कि वह लड़की क्या गा रही है। क्या वो दुखी है? क्यों दुखी है? किसी पुरानी चीज को याद करके रो रही है या दुखी है, या किसी अपने से युद्ध में बिछड़ गई हो उसे याद करके रो रही है, दुखी है ना। शी इज नॉट क्राइंग, शी इज सैड एक्चुअली। और या फिर ऐसे ही कोई साधारण सी बात है और मैं यूं ही सोचे जा रहा हूँ, है ना। हो सकता है कोई छोटी मोटी तकलीफ रही होगी जिसको सोचकर वो परेशान है। तो ये सभी सवाल हैं जो पोएट पाठकों से करते हैं। चलिए कविता में आगे क्या होता है, आगे कहानी कौन सा रूप लेती है वो भी जानते हैं। लेट अस मूव टुवर्ड्स द थर्ड स्टांजा। द फर्स्ट 4 lines of the third stanza is here. Whatever the theme the maiden sang, as if her song could have no ending, I saw her singing at her work and o'er the sickle bending. The poet, what he is trying to convey to the readers is that, पहले से उन्होंने कहा कि उन्हें यह कवि गीत समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी वह गीत उन्हें बहुत अच्छा लगा। फिर वो सवाल करते हैं कि वह लड़की क्या गा रही है। फिर आखिरी स्टांजा में कवि यह कहते हैं कि जो भी गा रही हो, लड़की जो गा रही थी, वह जो भी गा रही हो, चाहे जिस भी विषय पर उसका गीत था, मुझे वो पसंद आया। As if a song could have no ending, मुझे ऐसा लगा जैसे उसके गीत का कोई अंत नहीं है ना। वह जो गुनगुना रही है उसके धुनों का अंत कहीं नहीं है। I saw her singing at her work, मैंने तो बस उसे वह काम करते वक्त गा रही थी। और कैसे काम कर रही थी? अपने हाथ में हसुआ लेकर झुककर वह घासों की कटाई कर रही थी, फसलों की कटाई कर रही थी, और तभी वह ये गीत गा रही थी और उसी समय मैंने उसे देखा। कवि यह दृश्य बताते हैं कि मैंने लड़की को कब देखा, कैसे देखा और उसकी ओर आकर्षित क्यों हुआ, है ना। यहाँ पे एक वर्ड है सिकल। सिकल एक औजार होता है इस तरह का, ऐसा एक आपने भी देखा होगा। यह घास काटने के काम में आता है ना। इसे इंग्लिश में वर्ड भी से इधर यहाँ पे इस ओर से काटे जाते हैं घास या फिर फसल को। So this is called a sickle. So I think you can imagine by the words of Wordsworth that how the girl might have been working in the field and how she was singing. What was the style of her working and how beautifully the poet has put that work and her activity to these words. Now let us move towards the another 4 lines of the third stanza, and that would be the concluding lines of the poem. Dear students, here we have the next 4 lines of the third stanza of the poem, and what does it say? I listened motionless and still, and as I mounted up the hill, the music in my heart I bore, long after it was heard no more. Means कवि यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि वो गीत मुझे बहुत पसंद आ रहा था, इसलिए मैं वहाँ पर स्थिर खड़े होकर उसे सुन रहा था।
मैं कोई भी गतिविधि या हलचल नहीं करना चाहता था, इसलिए आई स्टूड मोशनलेस एंड स्टिल। मोशनलेस मतलब होता है बिना किसी गतिविधि के, है ना। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और कवि यह आगे बताते हैं कि मैं जैसे जैसे वहां से दूर जाने लगा, चढ़ने लगे, और जैसे जैसे वो वहां से दूर हटे, दूर जाने लगे, उस धुन की आवाज धीमी पड़ने लगी, उस गीत की आवाज कम सुनाई देने लगी, है ना। और जैसे जैसे द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, मैं जैसे जैसे पहाड़ी की ओर बढ़ रहा था, वो संगीत, वो गीत, वो मधुर गीत मेरे हृदय में समाहित होता चला जा रहा था, और वो अभी भी मेरे हृदय में है। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, और बहुत समय के बाद वह गीत फिर सुनाई नहीं दिया जाने लगा, वह सुनाई नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि कवि वहां से काफी दूर निकल चुके थे। सो दिस वॉज द होल एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। एंड आपके एग्जाम में मेनली क्या आ सकता है, क्या आता है, यही दैट यू हैव टू राइट द समरी ऑफ द पोएम और द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम। समरी क्या होता है? सारांश। इस कविता का सारांश आपको लिखना पड़ सकता है, या फिर यू हैव टू राइट द सेंट्रल थीम, इस कविता का मुख्य ध्येय क्या है। तो ऑल दैट यू हैव टू राइट in English. You have to write the summary of the poem in English and also the central theme of the poem in English. And William Wordsworth is the poet you all know very well. So you must also have to know the biography, a short biography of William Wordsworth. The Solitary Reaper by William Wordsworth. Behold her, single in the field, yon solitary highland lass, reaping and singing by herself. Stop here or gently pass. Alone she cuts and binds the grain, and sings a melancholy strain. Oh, listen, for the vale profound is overflowing with the sound. Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow for old, unhappy, far-off things and battles long ago. Or is it some more humbly familiar matter of today, some natural sorrow, loss, or pain that has been and may be again? Whatever the theme, the maiden sang as if her song could have no ending. I saw her singing at her work, and o'er the sickle bending, I listened motionless and still, and as I mounted up the hill, the music in my heart I bore, long after it was heard no more.